नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री और पास्ट का चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 क्या है? चैप्टर 10 है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। न्यू यानी कि नए, एम्पायर्स यानी कि साम्राज्य, किंगडम्स यानी कि राज्य, यानी कि नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो होता क्या, अरविंद प्लेज अ किंग। तो स्कूल में एक नाटक होता है जिसमें अरविंद जो है कि एज ए राजा प्ले करता है, यानी कि राजा का रोल करता है। तो अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज ए किंग इन द स्कूल प्ले। तो स्कूल में एक नाटक होता है, उस नाटक में अरविंद को राजा का रोल प्ले करने के लिए चूज किया जाता है। तो जब स्कूल में जो नाटक होने वाला था उसमें इसको चुना गया, किसको, अरविंद को, कि राजा के रोल के लिए इसको चुना गया। तो ये बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes, to twirl his mustache and wield the silver paper red sword with gusto। मार्च मतलब होता है ना, ये जैसे मार्च होता है मतलब चलना होता है, शान से चलना। सोलेमली मतलब सत्यनिष्ठा से। स्प्लेंडिड मतलब शाही या शानदार। रोब्स मतलब जो पोशाक होता है। ट्विल मतलब घुमाना या ताव देना किस पे, हिज मिस्टर, मिस्टर मतलब मूंछ। एंड विल्ड मतलब पकड़ना। द सिल्वर पेपर रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। सोड मतलब तलवार। गश्तो मतलब उत्साह से। तो जब उसे राजा का रोल मिलता है तो वो क्या सोचता है, उसने सोचा था कि वह शाही पोशाक में मूंछों पर ताव देते मतलब कि मूंछों को घुमाते हुए सिल्वर पेपर में रैप्ड तलवार को उत्साह से पकड़कर मार्च करेगा। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोएट्री। रिसाइट मतलब सुनाना। तो आप इमेजिन करो, आप सोचो उसे कितनी ज़्यादा सरप्राइज़ मिला होगा या कितना ज़्यादा उसे हैरानी हुई होगी, जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और जो पोएट्री है उसका भी पाठ करना पड़ेगा। अ म्यूजिशियन किंग हू वाज़ दैट? ही वंडर्ड। अब ही वंडर मतलब सोचना। तो अरविंद भौचक्का रह जाता है, वो सोचने लगता है कि एक म्यूजिशियन किंग हू वाज़ दैट? वह कौन हो सकता है? प्रशस्तीज़ एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति के बारे में देखें, प्रशस्ति क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास। डायनेस्टी मतलब वंश। अरविंद जो है, अरविंद गुप्त डायनेस्टी क्या, गुप्त वंश के प्रसिद्ध रूलर समुद्रगुप्त का रोल करने जा रहा था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। अब बात आती है कि समुद्रगुप्त के बारे में हम कैसे जानते हैं। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में हम जानते हैं, एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन मिला है हमको। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इस पे इंस्क्राइब किया गया था, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर। अशोकन पिलर को इंस्क्राइब किया गया था। तो उसी प्रशस्ति से हमको किसके बारे में पता चलता है? उस समुद्रगुप्त के बारे में। इट वाज कंपोज्ड एज ए काव्य बाय हरिसेन हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। तो यह जो इंस्क्रिप्शन मिला है दोस्तों, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? वो हरिसेन के द्वारा कंपोज किया गया था। जो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट भी था और मिनिस्टर भी था। तो एज ए काव्य इसको कंपोज किया था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज ए प्रशस्ति। जो ये इस इंस्क्रिप्शन था एक स्पेशल टाइप का था, एक विशेष प्रकार का था जिसको कि प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। अ संस्कृत वर्ड, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, मीनिंग इन प्रेज ऑफ। इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की प्रशंसा में। While Prasastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, such as Gautamiputra Sri Satkarni, they become far more important from the time of the Guptas। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस प्रशस्ति के बारे में अभी जस्ट हम पढ़े। देखो, चैप्टर 9 में जो हमने पढ़ा था, एक रूलर थे जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। जो श्री सतकर्णी थे उनके बारे में हमको प्रशस्ति मिली थी जो कि कंपोज की गई थी। ठीक है, दे बिकम फॉर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास। बट ये जो प्रशस्ति थी, जब गुप्ता वंश यानी कि गुप्त डायनेस्टी जब आई, उस टाइम से ज्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट हो गई, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की जो थे उनकी प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। लेट अस सी व्हाट गुप्त प्रशस्ति टेल्स अस। चलो देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो क्या बोलती है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। जो पोएट हैं वो राजा की प्रशंसा एक ग्लोइंग टर्म्स में करते हैं। ग्लोइंग टर्म्स मतलब बढ़ा चढ़ाकर। एज ए वॉरियर, कि राजा जो है एक वॉरियर है। एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक ऐसा राजा जो कि बैटल में, युद्ध के मैदान में केवल विक्ट्री वोन करता है, केवल विजय ही जीतता है। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट, जो कि एकदम पढ़ा लिखा है और ज्ञाता है, और बेस्ट ऑफ पोएट सबसे बढ़िया पोएट भी है। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स। यहाँ तक कि
जो पोएट था उसने जो रूलर को समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया था कि यह भगवान के समान है। दी प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। जो प्रशस्ति थी वह बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस में कंपोज की गई थी। हियर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। यहाँ पे एक पार्ट हम देखते हैं। पहले यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं हम समुद्रगुप्ता द वॉरियर। जो प्रशस्ति मिली थी समुद्रगुप्त के बारे में वो देखते हैं कि समुद्रगुप्ता द वॉरियर ने समुद्रगुप्त को बोला गया योद्धा समुद्रगुप्त। हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग। जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा चार्मिंग है। बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड ऑफ scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. Plenteous मतलब बहुत ज्यादा। हंड्रेड ऑफ स्कैर्स, स्कैर्स मतलब निशान। बैटल एक्सेस यानी कि जो युद्ध में यूज की जाए कुल्हाड़ियां जो होती हैं। एरोज यानी कि तीर। स्पाइक्स मतलब नुकीले नुकीले कांटेदार होते हैं, कांटा जैसा कांटा नुमा होता है। स्पीयर्स यानी कि भाला। बार्ब्ड डार्ट्स मतलब एरो जैसे भी होते हैं, ऐसे रहते हैं भी, ठीक है, कांटेदार होते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड मतलब तलवार। आयरन क्लब, क्लब मतलब होता है गदा, लोहे का गदा। जेलिन मतलब बर्छा या भाला। बार्ब एरोज, बार्ब एरोज यानी कि जो एरोज होती हैं नॉर्मली ऐसी एरो होती हैं, ये जो होंगी ये क्या हो जाएंगी लॉन्ग एरोज। यहाँ पे लॉन्ग एरो की बात है। लॉन्ग एरो हो गए। बार्ब एरो यानी कि कांटेदार रहता है थोड़ा, ठीक है, कांटे कांटे जैसा निकला होता है। और मैनी अदर वेपन। तो जो पोएट थे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में, तो उन्होंने बोला योद्धा समुद्रगुप्त जिनका शरीर युद्ध मैदान में, जैसे युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट्स, शॉर्ट्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब एरोज, लॉन्ग एरोज और बहुत सारे वेपन्स से लगे घावों के दाग से, दाग यानी कि जो स्टार्स हैं उसके जो निशान है, ठीक है, इन सारे वेपन से के लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण मोस्ट चार्मिंग दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। If you look at map 7, you will notice an area shaded in green. यहाँ पे हम मैप 7 में देख सकते हैं कि ये एरिया जो शेडेड इन ग्रीन, ग्रीन कलर में थोड़ा शेडेड है, ठीक है। तो इस एरिया के बारे में क्या है कि you will also find a series of red dots along the east coast and you will find areas marked in purple and blue as well. तो आपको यहाँ पे जैसे मैप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है, कुछ एरिया जो है कि ग्रीन में शेडेड है, कुछ पर्पल में है, कुछ ब्लू में है, और कुछ जो है यहाँ पे रेड कलर के ईस्ट कोस्ट पे क्या है डॉटेड लाइंस है, डॉटेड पॉइंट्स है, ठीक है। तो दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। ये जो मैप है ये उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कि प्रशस्ति में मिली है। Harishyan describes four different kind of rulers and tells us about Gupta's policy toward them. तो यहाँ पे हरिसेन ने 4 डिफरेंट काइंड के रूलर के बारे में डिस्क्राइब किया है और हमको ये बताया है कि समुद्रगुप्त जो थे उनकी पॉलिसी क्या थी इन चारों रूलर के साइड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है जो प्रशस्ति मिली है इस मैप के अकॉर्डिंग, उसमें बोला हरिसेन ने बताया कि हरिसेन ने 4 डिफरेंट टाइप के रूलर्स का डिस्कशन किया है या डिस्क्राइब किया है और ये बताया कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी उनके उनकी मतलब उनके लिए कैसी पॉलिसी थी, समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी उन चारों रूलर के अकॉर्डिंग उनके लिए कैसी थी, या आप बोल सकते हो उनके प्रति इनकी जो पॉलिसी थी समुद्रगुप्त की वो कैसी थी। पहला तो द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. Uprooted मतलब हराना, शिकस्त करना, परास्त करना। तो जो एरिया ग्रीन कलर में शेडेड है वो क्या था, वो आर्यवर्त था, ठीक है, उसे आर्यवर्त बोला जाता था। तो वहाँ पे 9 रूलर थे, 9 रूलर का 9 रूलर थे, उनको जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने हरा दिया और उनका जो किंगडम्स था यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन कलर वाला ये एरिया आर्यवर्त का था। यहाँ पे 9 टाइप के 9 डिफरेंट रूलर थे, ठीक है। इन 9 रूलर को समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने हरा दिया और इनका जो साम्राज्य था, इनका जो ये राज्य था किंगडम, इसको अपने राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में। अब सेकंड आता है द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। तो जैसा कि जो दक्षिण पथ क्या है, दक्षिण पथ जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो साउथ वाला रीजन था उसे नॉर्मली दक्षिण पथ बोला जाता था, ठीक है। तो अब पहले तो आर्यवर्त को उन्होंने हरा दिया, ठीक है, और उनका जो किंगडम था उसको अपने एम्पायर में उन्होंने मिला लिया। उसके बाद बात आती है दक्षिण पथ की। तो दक्षिण पथ के लिए जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने दक्षिण पथ में 12 रूलर थे, जिनकी जो कैपिटल है यहाँ पे एज ए रेड डॉट्स यहाँ पे दिखाई गई है, इनकी कैपिटल दक्षिण पथ की।
ठीक है। तो यहाँ के जो राजा थे, टोटल 12 राजा थे यहाँ पे, ठीक है। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त, उन्होंने समुद्रगुप्त सरेंडर डायरेक्टली नहीं किया, उन्होंने पहले उनसे हार माना मतलब कि समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया, परास्त कर दिया युद्ध में। उसके बाद उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया और उसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें एज वेल जैसे पहले था वैसे रूल करने के लिए अलाउ कर दिया। अब तीसरा आता है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गणसंघास इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनका जो इनर सर्कल है, जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और नंबर ऑफ गण संघ थे। इन इन द नॉर्थ वेस्ट में नंबर ऑफ गण संघ थे, वो भी आते हैं जो कि पर्पल कलर से मार्क किए गए हैं। ठीक, यानी जो नेबरिंग स्टेट्स है उनका जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल में क्या आता था, जैसे हमने देखा असम आता था, बंगाल आता था, नेपाल आता था और जो है कि कई गण संघ आते थे नॉर्थ वेस्ट में, जो कि वो दे ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलो हिज ऑर्डर, वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लाते थे और उनके ऑर्डर, उनका जो भी ऑर्डर रहता था उसको फॉलो करते थे और उनकी कोर्ट कोर्ट में अटेंडेंस लगाते थे, यानी कोर्ट में जो भी मीटिंग होती थी उसमें वो हाजिर लगाते थे। ठीक है। रूलर ऑफ आउटलाइंग एरिया, जो आउटलाइंग एरिया के रूलर हैं, जो कि मैप पे हमने देखा ब्लू कलर में जो मार्किंग है, ब्लू शेडेड एरिया है। तो परहैप्स वो जो थे वो क्या थे, कुशानाज और शकाज के जो, यानी कुश और कुषाण और शक वंश के क्या थे, वंशज थे। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पे स्पेशली रूलर श्रीलंका के रूलर की बात की जा रही है। तो यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार कर ली और अपनी जो उनकी बेटी थी उसकी शादी किससे कर दी, समुद्रगुप्त से कर दी। ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं विक्रम संवत क्या होता है। द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू, who had founded it as a mark of victory over the Sakas and assumed the title of विक्रमादित्य। तो बात आती है कि BCE क्या है। BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी कि ये कौन सा एरा होता है, नॉर्मली इट इज यूज टू दैट रिफर द ईयर दैट कम बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा ईयर जो कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले का ईयर हो। ठीक है। तो 58 बिफोर कॉमन एरा, 58 BC में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को ट्रेडिशनली गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है। द एरा बिगिनिंग द 15 BC ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग, यानी कि 58 BC में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को ट्रेडिशनली गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से एसोसिएट किया जाता है या जोड़ा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है क्या कि who had founded it as mark of victory at the Sakas and assumed the title of विक्रमादित्य। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विक्ट्री के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य का टाइटल यूज किया या टाइटल धारण किया। जिनियालॉजी मतलब वंशावली या वंशक्रम। मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। ज्यादातर जो प्रशस्ति मिली है वो किसके बारे में मेंशन करती है, एंसेस्टर ऑफ द रूलर, यानी कि जो रूलर थे, जो जो शासक थे उनके एंसेस्टर कौन थे। यानी कि ज्यादातर जो प्रशस्ति है वो हमें ये बताती है कि रूलर के एंसेस्टर कौन थे। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। अभी जो हम बात कर रहे हैं किस प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। ठीक है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट, जो ये प्रशस्ति मिली है इसने किसके बारे में हमें बताती है, समुद्रगुप्त के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो फादर थे और उनकी माता के बारे में। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गण, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Adhiraj, a title that Samudragupta also used। तो जो इनकी माता थी, किनकी माता, समुद्रगुप्त की जो माता थी कुमारा देवी, वो लिच्छावी गण से बिलोंग करती थी। जबकि इनके जो इनके पिताजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त, जो कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी या जो गुप्त डायनेस्टी थी उसके पहले रूलर थे जिन्होंने महाराजा अधिराज का उपाधि जो है धारण किया था। जो महाराजा अधिराज का टाइटल इन्होंने धारण किया था, कौन, चंद्रगुप्त। टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो, जो कि ये जो टाइटल था कौन सा, महाराजा धीराज वाला, समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त के लड़के थे। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजास। बट उस प्रशस्ति में हमको ये भी मिलता है, वहां पे उसमें लिखा है कि जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके
जो ग्रैंडफादर थे समुद्रगुप्त के, उनके नाम के आगे केवल क्या मेंशन है? महाराजा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, मतलब कि धीरे-धीरे ये जो फैमिली थी, ये जो डायनेस्टी थी, ये धीरे-धीरे जो है इम्पोर्टेंस ग्रोथ की, यानी कि धीरे-धीरे इम्पोर्टेंस में आने लगी। Samudrugupta in turn figure in the genealogies of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II। और समुद्रगुप्त के बारे में हमको और कहाँ से जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के जो रूलर्स आए, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त II, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो उनकी जीनियोलॉजी थी, उनसे भी हमको ये जानकारी मिलती है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, हम उनके बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी हमें पता चलता है। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, उन्होंने एक सैनिक अभियान किया था वेस्टर्न इंडिया में, वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द सकास, जहाँ पे उन्होंने सकास, जो शक वंश के, जो वहाँ पे शक शासक थे, उनको हराया था, पराजित किया था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhatta the astronomer, about whom you will read more in chapter 11। जो बाद की जो में ऐसा विश्वास किया जाने लगा, ऐसा माना जाने लगा कि जो उनका कोर्ट था उनमें फुल ऑफ लर्न पीपल था, यानी वो जो कोर्ट था उनमें पूरे जो है लर्न पीपल थे, पूरे मतलब पढ़े लिखे लोग थे, ज्ञानी लोग थे। इन और उनमें कौन कौन, जैसे कि कालिदास जो कि एक फेमस पोएट थे, वो भी थे उसी में, और जो आर्यभट्ट जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, जिनके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, वो भी उनके कोर्ट में ही थे। हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरित। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जो गुप्ता रूलर थे, जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे, उनके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स से, यानी जो उनकी इंस्क्रिप्शन थी और उनकी जो कॉइन्स थी। तो इसी प्रकार हमको अदर जो रूलर थे, अदर जो किंग थे, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी से पता चलता है। किनकी बायोग्राफी से पता चलता है? अदर जो किंग थे, ठीक है। व्हाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, जैसा कि जबकि हम जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके बारे में, उनके द्वारा छपाई गई या उनके द्वारा प्रिंट कराई गई जो गुप्ता रूलर थे, इनकी इंस्क्रिप्शन होती थी, यानी ये इंस्क्राइब कराते थे और एक कॉइन्स बनवाते थे, तो सीधी सी बात है, उस कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र होगा, ठीक है। तो जबकि हम गुप्ता रूलर्स के बारे में उनकी इंस्क्रिप्शन और कॉइन से हमें पता चलता है, और उसी प्रकार अदर किंग्स के बारे में उनकी बायोग्राफी से हमको पता चलता है, जो राजा की बायोग्राफी होती थी। हर्षवर्धन हु रूल नियरली 1400 ईयर, देखो हर्षवर्धन जो कि आज से लगभग 1400 साल पहले रूल किया था, रूल किए थे, वाज वन सच रूलर। तो उसी प्रकार के एक रूलर थे जिनको हमें उनकी बायोग्राफी से पता चलता है, ठीक है। यानी कि हर्षवर्धन जो थे, जो कि आज से 1400 साल पहले रूल किए थे, एक ऐसे रूलर हैं जिनके बारे में हमको जानकारी उनकी बायोग्राफी से पता चलता है। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित इन संस्कृत। तो जो उनके कोर्ट के पोएट थे, किसके कोर्ट के पोएट थे? हर्षवर्धन के, उनका नाम था बाणभट्ट, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित, संस्कृत में। दिस गिव्स अस द genealogy of Harsh and end with his becoming king, Swansang, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो दिस गिव जो इन्होंने, कौन? बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखा है संस्कृत में, तो ये क्या हमको बताता है? दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष, यह हर्ष की जो जीनियोलॉजी थी, यानी कि जो इनका वंश था, पूरी जो वंशावली थी, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा था। ये हम, यानी कि हमको पता चलता है कि जीनियोलॉजी क्या थी हर्ष की, और एंड अप विद बिकमिंग किंग, यानी और तब तक पूरा डिटेल था जब तक वो राजा बने थे, यानी कि राजा बनने तक उनकी जीनियोलॉजी से लेके, उनके वंश से लेके उनके राजा बनने तक का जो सफर था, वो सब इसमें था, किसमें? हर्षचरित में, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। स्वान सेंग अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर, स्वान सेंग जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़े थे, आल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट, उन्होंने ना बहुत सारा टाइम जो है हर्ष के कोर्ट में बिताया था, एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सी, और एक डिटेल अकाउंट लिखा था, उन्होंने वर्णन किया था कि उन्होंने कोर्ट में, हर्ष के कोर्ट में क्या देखा। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, जो हर्ष थे वो अपने पिता, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, अपने पिता के सबसे बड़े वाले बेटे नहीं थे, बट बीकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। बट वे राजा बन गए, बीकेम किंग ऑफ थानेसर के, कहाँ के? थानेसर के भी राजा बन गए, कब? जब उनके पिता की और उनके सबसे बड़े भाई की डेथ हो गई। हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज हम जानते हैं कहाँ पे, तो कन्नौज के जो रूलर थे उनके ब्रदर इन लॉ थे, एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उनको किनके द्वारा मार दिया गया? रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा।
तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कन्नौज था, तो कन्नौज के रूलर कौन थे? थानेसर के रूलर तो ये बना दिए गए, कौन? हर्षवर्धन, ठीक है? जैसा कि हमने देखा हर्षवर्धन जो थे वो अपने पिताजी के सबसे बड़े वाले बेटे नहीं थे, बट उनके बड़े वाले जो बेटे थे, उनकी डेथ हो गई और उनके पिता की डेथ हो गई, उसके बाद वो थानेसर के क्या बन गए? रूलर बन गए और कन्नौज के रूलर उनके ब्रदर इन लॉ थे जिनकी जिनकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? बंगाल के रूलर के द्वारा। फिर क्या होता है हर्ष टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। उसके बाद हर्षवर्धन जो होते हैं वो क्या करते हैं इनके ब्रदर इन लॉ की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? बंगाल के रूलर के द्वारा। उसके बाद हर्षवर्धन कन्नौज को जो कन्नौज था उसको अपने किंगडम में मिला लेते हैं यानी कि हर्ष टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज यानी कन्नौज का जो किंगडम था हर्षवर्धन उसको ले लेते हैं और उसके बाद एक आर्मी अगेंस्ट में किसके अगेंस्ट में? बंगाल के रूलर के अगेंस्ट में एक आर्मी मुहिम करते हैं। Although he was successful in the east and conquered both Magad and Bengal, he was not as successful elsewhere. Although he was successful in the east, यद्यपि वे ईस्ट में यानी कि पूर्व के साइड में सक्सेसफुल हुए एंड कंquered बोथ मगध और बंगाल और मगध और बंगाल दोनों को उन्होंने जीत लिया। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल elsewhere यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है मगध तथा संभवतः बंगाल को भी उन्होंने जीतकर उन्होंने ईस्ट के साइड में जितना उनको ईस्ट के साइड में सफलता मिली थी उतना और कहीं पे नहीं मिली थी किसी भी जगह। He tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulakeshin II। तो उसके बाद क्या हुआ ये ईस्ट को क्रॉस कर ईस्ट को जीत लिए। उसके बाद ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा। उसके बाद वो जो नर्मदा रिवर है उसको क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश किया ताकि वो डेक्कन में मार्च कर सकें या डेक्कन में फैल सके डेक्कन में डेक्कन को अपने अंडर में कर सके बट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर। बट एक रूलर के द्वारा उनको स्टॉप कर लिया गया बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन टू। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो हर्षवर्धन थे वो मगध को भी जीत लेते हैं और ईस्ट साइड में उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, ठीक है? मगध को जीतते हैं, उसके बाद बंगाल को भी जीत लेते हैं और इसी ईस्ट साइड में उनको जितना ज़्यादा सफलता मिलती है, उतना और किसी भी जगह पे नहीं मिलती है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो डेक्कन के साइड बढ़ना चाहते हैं। डेक्कन के साइड वो जब बढ़ना चाहते हैं, तो जैसे वो नर्मदा रिवर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक रूलर उनको अपोज़ करता है, एक रूलर उनको रोक देता है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का बहुत ही फेमस रूलर था। पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड उनको क्या करता है, रोक लेता है। ये जो है कि नर्मदा रिवर है, ठीक है? और एक चीज़ हम देखते हैं जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो जो कि सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे किसकी? चालुक्य डायनेस्टी के।